हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन जो कि सेक्शन 35 में दिया हुआ है। सेक्शन 35 की लैंग्वेज आप बेयर एक्ट ओपन करके देखें तो वो ऐसे स्टार्ट होती है, वेयर ए पर्सन प्रोफेसेस टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी विच ही हैज़ नो राइट टू ट्रांसफ़र। तो इससे पहले कि इस डॉक्ट्रिन को हम समझें, पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि एक ऐसा आदमी जिसको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का राइट नहीं है, वो ट्रांसफ़र कैसे कर रहा है। तो ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, वहाँ पे जो वर्ड है आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, प्रोफेसेस टू ट्रांसफ़र। इसका मतलब है कि वो सिर्फ एक अरेंजमेंट कर रहा है या एक प्रपोजल दे रहा है दूसरे की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का। इसको व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं। जैसे वो पर्सन हम मान लेते हैं ए है, ए नाम का पर्सन है जो एक्स नाम की एक प्रॉपर्टी है जिसका कि ओनर ए नहीं है बल्कि बी है। अब बी की इस प्रॉपर्टी को ए जो है प्रोफेस करता है ट्रांसफर करने के लिए। तो हम बना लेते हैं कि ए जो है ये प्रपोज करता है कि ये प्रॉपर्टी एक्स जो है वो सी को ट्रांसफर कर दी जाए। और आगे बेयर एक्ट में क्या कहता है, दैट एंड एज पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन कन्फर्स एनी बेनिफिट ऑन द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। इसी ट्रांजैक्शन में वो क्या करता है, पहले तो प्रपोज करता है किसी और की प्रॉपर्टी, बी की प्रॉपर्टी सी को देने के लिए, एंड एज पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन व्हाट ही डज, ये कोई बेनिफिट देता है ओनर को यानी बी को। तो एक प्रॉपर्टी और मान लेते हैं वाई, वो इसी ट्रांजैक्शन में प्रॉपर्टी वाई बी को दे देता है। तो ये इस तरीके का सेटअप जब भी बनता है, सेक्शन 35 डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन वहां पे अप्लाई करता है। और ये डॉक्ट्रिन क्या कहता है, ये सिंपली इतनी बात कहता है कि बी जो कि ओनर ऑफ प्रॉपर्टी है, ही हैज टू इलेक्ट, इसको इलेक्शन करना है। इलेक्शन करने का मतलब क्या है, या तो इसको हां कहना है इस सारे ट्रांजैक्शन को, या तो मना कर देना है। क्यों इसके पास ये राइट है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी एक्स का ओनर है। तो डिसीजन इसी का होगा whether he wants to give away his property or not। अब as I said, उसको या तो हां करना है या ना करना है। हां करने की सूरत में क्या होगा, ये प्रॉपर्टी x c की हो जाएगी और ये प्रॉपर्टी y b की हो जाएगी। लेकिन अगर वो मना कर देता है that I don't like this kind of setup, मुझे मंजूर ये नहीं है, इन दैट केस क्या होगा कि ये प्रॉपर्टी x इसी के पास रह जाएगी, ये कहीं भी ट्रांसफर नहीं होगी। क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया, प्रॉपर्टी x के ट्रांसफर का डिसीजन सिर्फ और सिर्फ b को लेना है, क्योंकि ये इसका ओनर है। a ने तो सिर्फ एक प्रोफेस किया था, प्रपोज किया था। तो जब ये मना कर देता है, b की प्रॉपर्टी b के पास रह जाएगी, प्रॉपर्टी x। लेकिन होगा क्या इसमें, जो ये प्रॉपर्टी y है ये भी b के पास नहीं रह पाएगी, ये प्रॉपर्टी y वापस a के पास चली जाएगी। इट रिवर्ट्स टू द ट्रांसफरर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर एक ही डेथ हो चुकी है बाय दैट टाइम तो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास आ जाएगी। ये इतना पहला पोर्शन डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का कहता है। अब इसका दूसरा पोर्शन बात करता है ट्रांसफरी के बारे में, यानी हमारे इस एग्जांपल में इट इज टॉकिंग अबाउट दिस मैन सी। जब बी मना कर देता है कि मुझे ये ट्रांजैक्शन मंजूर नहीं है, तो कुछ केसेस में, हमेशा हर केसेस में नहीं, कुछ केसेस में जो ट्रांसफरी या जो इंटरनेट ट्रांसफरी था, जो ट्रांसफरी होता, जिसको प्रॉपर्टी मिलती सी, इसको कानून डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी मानता है। किन किन केसेस में इसको डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी मानता है, पहला तो जहां पे कंसिडरेशन का इन्वॉल्वमेंट था, which means that if some consideration was flowing from C और B ने मना कर दिया है कि ये मुझे ट्रांजैक्शन मंजूर नहीं है, हर उस केसेस में जो कंसिडरेशन के साथ होता है, सी को कहते हैं डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी है। और जहां पे कंसिडरेशन नहीं था, सिर्फ एक, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो फिर वो गिफ्ट हुआ। तो अगर वो सी के लिए एक गिफ्ट था, ए जो है ये सेटअप करके सी को एक गिफ्ट पहुंचाना चाहता था, तो ऐसे केस में सी को तभी डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी माना जाएगा जबकि ए या तो इसकी डेथ हो गई है या फिर ये डिसेबल हो गया है फ्रेश ट्रांसफर करने के लिए। तो दो केसेस हैं जहां पे सी को डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी माना गया है। और सी को डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी मानने का मतलब ही ये है कि सी को कंपेंसेशन मिलेगा। अब कंपेंसेशन कौन देगा, कंपेंसेशन देगा ट्रांसफरर जिसने ये प्रपोज किया था सब कुछ। और कैसे देगा, ये प्रॉपर्टी जो वापस आई है इसके पास,
इसकी खुद की वाई प्रॉपर्टी जो वापस आ गई है इसके पास, इसी प्रॉपर्टी से, यानी ए की प्रॉपर्टी वाई जिम्मेदार अब है सी को कंपेंसेट करने के लिए। और कंपेंसेशन का जो वैल्यू है वो कितना होगा, द अमाउंट और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी अटेम्प्टेड टू बी ट्रांसफर्ड टू हिम। इसका मतलब है ये कि या तो उतना अमाउंट इसे दिया जाए जितना कि इसने कंसीडरेशन लगाया, तो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू इसके कंपेंसेशन का कैलकुलेशन होगा। और यहां पे लास्ट में एक डेविएशन है, चूंकि आपको पता होगा कि ये सारे जो इक्विटी के प्रिंसिपल्स हैं हमने इंग्लिश लॉ से बोरो किए हुए हैं, तो इंग्लिश और इंडियन लॉ में यहाँ पे थोड़ा सा डेविएशन है। वो डेविएशन है कि सी को कंपेंसेट कौन करेगा। हमारे यहाँ इंडियन लॉ में, जैसा मैंने आपको बताया, ये जो ट्रांसफरर है ये रिस्पॉन्सिबल है कंपेंसेशन देने के लिए, जबकि इंग्लिश लॉ में ये ओनर ऑफ प्रॉपर्टी है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कंपेंसेशन देने के लिए। सो दैट इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। अब आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो, क्योंकि दैट इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। इसके बाद इम्प्लाइड इलेक्शन की बात होती है कि अगर इसने जो बेनिफिट लिया है उसको या तो डायरेक्टली मना कर दे कि मुझे मंजूर नहीं है, या फिर इसने बेनिफिट रखा हुआ है और अब वापस करने की सूरत में नहीं है, कोई पेरिशेबल नेचर का कोई बेनिफिट इसने लिया है जिसको इसने कंज्यूम कर डाला है, तो ऐसे केसेस में माना जाता है कि ये इम्प्लाइड इलेक्शन है कि बी ने इस सेटअप को जो ए ने प्रपोज किया था उसको इसने हाँ कह दिया है। सो दैट इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। इसके बाद इम्प्लाइड इलेक्शन की बात होती है कि अगर इसने जो बेनिफिट लिया है उसको या तो डायरेक्टली मना कर दे कि मुझे मंजूर नहीं है, या फिर इसने बेनिफिट रखा हुआ है और अब वापस करने की सूरत में नहीं है, कोई पेरिशेबल नेचर का कोई बेनिफिट इसने लिया है जिसको इसने कंज्यूम कर डाला है, तो ऐसे केसेस में माना जाता है कि ये इम्प्लाइड इलेक्शन है कि बी ने इस सेटअप को जो ए ने प्रपोज किया था उसको इसने हाँ कह दिया है। सो दैट इज अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन सेक्शन 35। ये टॉपिक कुछ क्रॉस क्वेश्चन जरूर क्रिएट करता है, तो आप अपने क्रॉस क्वेश्चंस मुझे भेज सकते हैं। आई वुड बी आंसरिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ दोज क्वेश्चंस। थैंक यू।